नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि टर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने को तैयार है। बिल्कुल यहां पर समीकरण बन चुके हैं कि एफएटीएफ तंग आकर जिस तरीके से पाकिस्तान को डाल रखा है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, वैसे ही टर्की को भी डाल देगा। इस पर कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं और यूरोप के जो कई जर्नलिस्ट हैं जो बिल्कुल एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स के पास ही रहते हैं, आप अगर देखो तो उन्होंने ये कहा है कि ये ऑलमोस्ट श्योर है कि या तो इस बार या फिर 6-7 महीने में एफएटीएफ टर्की को ग्रे लिस्ट में डाली देगा। टर्की सेट टू बी ग्रे लिस्ट बाय एफएटीएफ फॉर एएमएल। एएमएल होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फेलियर। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बाय द वे ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है क्योंकि टर्की तो मेंबर था एफएटीएफ का, वो तो वाइट लिस्ट कंट्री थी। अब वाइट लिस्ट से टर्की जाएगा ग्रे लिस्ट में और इसी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि इनकी जो करेंसी है लीरा, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर चुकी है। डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली यहाँ पर हुआ क्या है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स एफएटीएफ के रिगार्डिंग सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से एक फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। वो कौन सी स्टेटमेंट है? कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करो इसके आंसर को लेकर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ एफएटीएफ के बारे में बेसिक्स आप सबको पता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दुनिया भर में काला धन कहीं पर गलत तरीके से सफ़ेद किया जा रहा है, बहुत ही बड़े स्केल पर एफएटीएफ बीच में आएगा, कंट्री को डालेगा ग्रे लिस्ट में। और अगर स्थिति बहुत ज़रा खराब है, बहुत ही बड़े लेवल पर वो कंट्री टेरर फाइनेंसिंग कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया या फिर ईरान, तो एफएटीएफ उस कंट्री को डाल देगी ब्लैक लिस्ट में और फिर लगते हैं बहुत बड़े सैंक्शंस। नाउ अभी तक आपको ये पता होगा कि एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है, जिसको ऑफिशियली आप अगर देखो तो ये कहते हैं जुरिस्डिक्शंस विद स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज की जो लिस्ट है, वहां पर आप देखोगे पाकिस्तान आपको मिलेगा। पाकिस्तान समेत कई और देश हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अल्बेनिया यहाँ पर है, बोस्वाना, जमैका, मोरक्को, म्यांमार यहाँ पे आपको मिलेगा। म्यांमार भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। उसके अलावा फिलीपींस, साउथ सुडान, ये कंट्रीज टू बी ऑनेस्ट आती जाती रहती है। पाकिस्तान आप अगर देखो तो पिछले 10 साल में इनका एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आना जाना लगा रहा है और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को टोटल $38 बिलियन का लॉस हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली पाकिस्तान से ही एक थिंक टैंक ने इस पर रिपोर्ट निकाली थी कि 38 बिलियन का लॉस हुआ है पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। और इस साल भी लगता नहीं है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाएगा। आप अगर देखें तो फ्रांस का जो मीडिया है, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे तो एफएटीएफ के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये फ्रांस, पेरिस में ही है, तो फ्रेंच मीडिया, उसके अलावा इवन जर्मन मीडिया ने भी यहाँ पर कोट किया है कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अप्रैल 2022 तक तो एटलीस्ट रहेगा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुई है, क्या डेफिशिएंसीज हैं, फिर पाकिस्तान को ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे रखना है या नहीं रखना। अब यहाँ पर आप पूछोगे ग्रे लिस्ट में होने से प्रॉब्लम भी क्या होती है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और जगह से आपको लोन लेने में आती है बहुत ही ज़रा प्रॉब्लम। उसके अलावा निवेशक आपके देश में निवेश करते नहीं हैं। आप अगर सोच कर देखिए तो हर बार पाकिस्तान के पीएम सिर्फ बेजिंग में ही क्यों जाते हैं इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट। खैर, अभी पाकिस्तान के साथ होना क्या है ये आपको थर्सडे को पता लग जाएगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वेंसडे को, तो थर्सडे को आपको ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है बाय एफएटीएफ रिगार्डिंग पाकिस्तान ये मिल जाएगी। और इंडिया ने देखो ये इंश्योर किया एफएटीएफ में इस बार कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर में जो टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स हुई हैं उनमें टेररिस्ट की फाइनेंसिंग करी है, ये बात प्रॉपर्ली हाईलाइट करी है, तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से। अब ये तो खैर हमने बात कर ली पाकिस्तान की। अगर हम बात करें टर्की की, तो अभी के लिए टर्की तो एक मेंबर कंट्री है एफएटीएफ का। जब एफएटीएफ की वोटिंग होती है कि क्या एक देश को ब्लैक लिस्ट में डालना है, ब्लैक लिस्ट से निकालना है, ग्रे लिस्ट में डालना है या नहीं डालना, इस डिस्कशन में टर्की का वोट मैटर करता है, या फिर आप कह लीजिए बहुत ही जल्द मैं कहूँगा कि मैटर करता था। क्योंकि आप अगर देखो ये सब जो कंट्रीज है, टोटल 39 मेंबर्स हैं ऑफ एफएटीएफ, ये लिखा है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में। इनमें से एक मेंबर अभी के लिए आपको दिखेगा टर्की। और इन द पास्ट आप अगर देखो तो इंडिया, इजराइल और वेरियस कंट्रीज ने जब भी कोशिश करी है पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालने की, तो टर्की, चाइना समेत कुछ और कंट्रीज ने हमेशा रेजिस्ट किया है ये आइडिया कि नहीं, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब टर्की का देखिए यहाँ पर सीन ये हो गया है कि इनके देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फाइनेंसिंग नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफ़ेद धन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इलीगल तरीके से, ये बहुत ही बड़े स्केल पर शुरू हो चुका है। और इनकी जो खुद की सरकार है, एर्दोगान की सरकार, ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब मेरा यहाँ पर यह मानना है, जिस तरीके से मैंने नोटिस किया टर्की की फॉरेन पॉलिसी को, इनको उम्मीद ये थी कि नेटो कंट्री है, यूएस के साथ रिलेशंस काफ़ी हद तक स्ट्रांग है,
फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज भी ज़्यादातर टर्की का समर्थन ही करती है, तो इनको उम्मीद ये थी कि थोड़ी बहुत मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो भी गई तो इसका बड़ा इम्पैक्ट थोड़ी ना होगा टर्की पर। मगर यहाँ पे पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि फ्रांस, जर्मनी और इवन यूएस ने अपने हाथ पीछे खींचने स्टार्ट कर दिए हैं। ये उस तरीके से टर्की के बचाव में नहीं आ रहे एफएटीएफ में जिस तरीके से एक टाइम पे आते थे। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो रिसेंटली बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर टर्की के जो बिजनेसमैन हैं जिनके गवर्नमेंट से काफ़ी गहरे ताल्लुक हैं, ये पकड़े गए ऑस्ट्रिया में, यूरोप की वेरियस और कंट्रीज़ में पैसे को लॉन्डर करते हुए। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल है, टर्किश बिजनेसमैन अरेस्टेड इन ऑस्ट्रिया ऑन चार्जेस दैट ही अलेजेडली लॉन्डर्ड ओवर 133 मिलियन इन फ्रॉड प्रोसीड्स। उसके अलावा यूएसए में जो डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज है उसकी भी रिपोर्ट्स आप अगर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएस टारगेट्स टर्किश बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स विद लिंक्स टू सीनियर टर्किश ऑफिशियल्स। हो क्या रहा है यहाँ पर कि करप्शन बहुत ही बड़े स्केल पर फैल चुका है। जो इनके बहुत ही बड़े लेवल पर सरकारी बाबू हैं, इन्होंने टर्किश लीरा करप्शन में ब्राइब करके बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है। अब क्या करते हैं ये लोग इसको कि जो ब्लैक में पैसा पड़ा है, काला धन इनके पास है, वो यूरोप के रूट के थ्रू या फिर यूएस के रूट के थ्रू वाइड मनी में कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यूरोप और यूएस में भी जो प्रोसेस होता है ना अकाउंटिंग का, उसमें इनको प्रॉब्लम आ रही है। वहां पर भी आप अगर देखो तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ टर्की ये बढ़ रही है। तो तंग आकर पॉसिबिलिटी है ये कहें कि वी हैव टू कीप टर्की इन द ग्रे लिस्ट। अभी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बैड साइन है टर्की के लिए। ऑलरेडी आप अगर देखो तो जो इनकी करेंसी है लीरा, ये बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और अब तो देखो टर्की में ये बात भी चल रही है कि शायद फिर से आईएमएफ के पैकेज की तरफ जाना पड़े। अब यहाँ पे आप कहोगे एक मिनट फिर से आईएमएफ का पैकेज तो पाकिस्तान ने लिया हुआ है, टर्की ने भी कभी आईएमएफ का पैकेज लिया था? तो इसका आंसर है हाँ, 2008 में टर्की आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर आ गया था। इनको तो पाकिस्तान से भी बड़ा टीका लगाया गया, इनको $10 बिलियन का आईएमएफ का लोन प्रोग्राम दिया गया था और कई सालों तक टर्की का जो बजट है, कहाँ पर ये पैसा खर्चेंगे, कहाँ पे पैसा नहीं खर्चेंगे, वो डिसाइड करता था आईएमएफ। तो अभी के लिए लग रहा है कि अगर टर्की आ जाता है यहाँ पर ग्रे लिस्ट में, इनकी करेंसी और ज़रा क्रैश कर जाती है, पाकिस्तान की ही तरह यहाँ पर इन्वेस्टर्स आना बंद कर देते हैं, इनकी इकोनॉमी को और झटका लगता है, तो उसके बाद ये मोस्ट प्रॉब्ली आईएमएफ के पास फिर से पहुंच जाएंगे पाकिस्तान की तरह 5-6 बिलियन के लोन के प्रोसेस के लिए। तो बहुत ही मुश्किल आने वाले हैं टर्की के लिए। पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि मिजरी लव्स कंपनी, इनका एक जो फ्रेंडली कंट्री है, बहुत ही जल्द इनको ज्वाइन कर लेगा इन द ग्रे लिस्ट। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफएटीएफ इनकरेक्ट है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, क्योंकि एफएटीएफ 1975 में नहीं 1989 में क्रिएट किया गया था। बाकी जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर एक बार आप प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, अभी बहुत ही एक स्पेशल ऑफर चल रहा है अनअकैडमी। यहाँ पे लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस बल्कि ऑप्शनल की भी आप यहाँ पे तैयारी कर पाएंगे। ऑप्शनल आपके चॉइस का हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी यहाँ पे आप चूज करना चाहें। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है। बाय द वे, अगर आपको सिर्फ 9 महीने का कोर्स परचेज करना है तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं, ये भी आज के समय ऑफर में है और आपको एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। और अगर आप 31 अक्टूबर से पहले ये परचेज करते हैं ये कोर्स तो आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री टेस्ट सीरीज और फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी, दैट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।